क्रिप्स मिशन टू क्विट इंडिया मूवमेंट। वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, आज हम इंडियन नेशनल स्ट्रगल के डिसाइसिव फेज को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये फेज 1940 से शुरू होता है। इस दौरान जहां एक तरफ ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से अलग अलग मिशंस और प्लान अनाउंस किए जाते हैं, वहीं इंडियंस की तरफ से देश की आजादी के लिए करो या मरो की लड़ाई शुरू होती है। आइए शुरू करते हैं इसके बैकग्राउंड को समझकर। बैकग्राउंड: सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड कांग्रेस's रिस्पॉन्स। दोस्तों, सितंबर 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है और ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट कांग्रेस या सेंट्रल लेजिस्लेचर के इलेक्टेड मेंबर्स से कंसल्ट किए बिना ही इंडिया को भी वॉर में पार्टिसिपेंट डिक्लेयर कर देती है। कांग्रेस पूरी तरह से फैशिस्ट फोर्सेस के अगेंस्ट थी और एलाइड कॉज का सपोर्ट भी करना चाहती थी, लेकिन उनका मानना यह था कि खुद गुलामी में रहते हुए इंडिया किसी दूसरे देश की फ्रीडम की फाइट नहीं कर सकता। कांग्रेस के ऑफिशियल स्टैंड को डिस्कस करने के लिए 10 से 14 सितंबर के बीच वर्धा में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती है। यहां कांग्रेस लीडर्स के अलग अलग व्यूज सामने आते हैं। गांधी जी एलाइड पावर्स के साथ सिंपैथी शो करते हैं। उनका मानना था कि वेस्टर्न यूरोप के डेमोक्रेटिक स्टेट्स और हिटलर के नाजी स्टेट में क्लियर डिफरेंस है। वहीं सोशलिस्ट्स और सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि यह वॉर एक इंपीरियलिस्ट वॉर है, क्योंकि दोनों ही साइड्स कॉलोनियल टेरिटरीज को गेन करने या डिफेंड करने के लिए ही फाइट कर रही हैं। इसलिए किसी भी साइड को सपोर्ट करने का सवाल ही नहीं है, बल्कि कांग्रेस को सिचुएशन का फायदा उठाते हुए तुरंत ही आजादी के लिए आंदोलन शुरू कर देना चाहिए। इन सब के बीच जवाहरलाल नेहरू का अपना अलग स्टैंड था। उनके अनुसार जस्टिस तो ब्रिटेन, फ्रांस और पोलैंड के साथ ही है, लेकिन साथ ही ब्रिटेन और फ्रांस इंपीरियलिस्ट कंट्रीज हैं और ये वॉर कैपिटलिज्म के इनर कॉन्ट्रडिक्शंस का ही नतीजा है। इसलिए नेहरू जी का कहना था कि फ्रीडम मिलने तक न तो इंडिया को वॉर ज्वाइन करना चाहिए और न ही ब्रिटेन की मुश्किल का फायदा उठाते हुए अभी कोई आंदोलन ही शुरू करना चाहिए। फाइनली नेहरू जी के स्टैंड को ही कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड डिक्लेयर किया जाता है। कमेटी अपने रेजोल्यूशन पर पोलैंड पर हुए नाजी अटैक को कंडेम करती है। साथ ही डिक्लेयर करती है कि इंडिया इस वॉर में पार्टी नहीं बन सकती, क्योंकि कहने के लिए तो ये वॉर डेमोक्रेटिक फ्रीडम के लिए लड़ा जा रहा है, लेकिन इंडिया को यही फ्रीडम नहीं दी जा रही। अगर ब्रिटेन सच में डेमोक्रेसी और फ्रीडम की फाइट कर रहा है तो उसे इंडिया में ये प्रूव करना चाहिए, पर्टिकुलरली ये साफ करना चाहिए कि अपने वॉर एम्स को ब्रिटेन इंडिया में कैसे इंप्लीमेंट करेगा। उसके बाद इंडियंस खुशी से वॉर में उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट का रिस्पांस पूरी तरह नेगेटिव रहता है। वाइसरॉय लिनलिथगो 17 अक्टूबर 1939 को एक स्टेटमेंट जारी करते हैं, जिसमें वो मुस्लिम लीग और प्रिंसेस को कांग्रेस के अगेंस्ट यूज करने की कोशिश करते हैं। ब्रिटेन के वॉर एम्स को डिफाइन करने से साफ इनकार भी कर देते हैं। फ्यूचर को लेकर बस इतना प्रॉमिस करते हैं कि वॉर खत्म होने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया की सेवरल पार्टीज, कम्युनिटीज के रिप्रेजेंटेटिव्स और इंडियन प्रिंसेस के साथ कंसल्टेशंस करेगी और डिसाइड करेगी कि 1935 एक्ट को कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है। इसके रिएक्शन में गांधी जी कहते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को ही कंटिन्यू कर रही है। वाइसरॉय की डिक्लेरेशन से साफ है कि अगर ब्रिटेन का बस चले तो इंडिया में कभी भी डेमोक्रेसी नहीं आने देगा। कांग्रेस ने तो ब्रेड मांगी थी, लेकिन उसे पत्थर मिले हैं। 23 अक्टूबर को वर्किंग कमेटी वाइसरॉय की स्टेटमेंट को रिजेक्ट करते हुए कांग्रेस मिनिस्ट्री से रिजाइन करने के लिए कहती है, लेकिन अभी भी जन आंदोलन शुरू करने की कोई बात नहीं होती। गवर्नमेंट कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी और एक के बाद एक ऑर्डिनेंस जारी करके सिविल लिबर्टीज पर रिस्ट्रिक्शंस लगाने लगती है। वॉर टाइम मेजर्स की वजह से पहले ही आम आदमी दुखी था। इकोनॉमी की बेसिक नेसेसिटीज भी अवेलेबल नहीं थी। फिर धीरे धीरे कांग्रेस लीडरशिप और मासेस का पेशेंस भी खत्म होने लगता है और अंग्रेजों को यह बताने का समय आ जाता है कि इंडियंस का पेशेंस उनकी कमजोरी की निशानी नहीं है। ऑगस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल सत्याग्रह। दोस्तों, 1940 की शुरुआत में वर्ल्ड वॉर में हिटलर को सक्सेस मिलती जा रही थी। बेल्जियम, हॉलैंड और फ्रांस को फाशिस्ट पावर्स ने जीत लिया था। ऐसे में ब्रिटेन कंसिलिएटरी मूड में आ जाता है। कांग्रेस भी कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार थी। अगर उसे वॉर के दौरान इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म करने दिया जाए
लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट कांग्रेस की डिमांड एक्सेप्ट नहीं करती और अपनी तरफ से एक ऑफर लेकर आती है जिसे ऑगस्ट ऑफर कहा जाता है। वाइसरॉय लिनलिथगो इसमें अनाउंस करते हैं कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देना ब्रिटिश गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है। साथ ही वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक्सपैंड करने का प्रपोजल भी रखते हैं जिसमें इंडियंस की मेजॉरिटी होगी। वॉर के बाद कंस्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप करने की बात भी इसमें होती है, लेकिन यह भी कहा जाता है कि बिना माइनॉरिटीज की कंसेंट के कोई भी फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट नहीं किया जाएगा। कांग्रेस इस ऑगस्ट ऑफर को रिजेक्ट कर देती है क्योंकि कांग्रेस का गोल अब डोमिनियन स्टेटस नहीं बल्कि पूर्ण स्वराज था। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि डोमिनियन स्टेटस का कॉन्सेप्ट तो डोर नेल की तरह डेड हो चुका है। इसलिए 1940 के एंड में कांग्रेस एक बार फिर गांधी जी से कमांड संभालने के लिए कहती है और गांधी जी इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू करने का डिसीजन लेते हैं। यह सत्याग्रह हर लोकेलिटी में कुछ सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स के द्वारा लिया जाना था। इस सत्याग्रह का एम लोगों की फीलिंग को एक्सप्रेस करना था कि वो वॉर में इंटरेस्टेड नहीं है। उनके लिए नाजिज्म और इंडिया पर रूल कर रहे डबल ऑटोक्रेसी में कोई अंतर नहीं है। साथ ही यह सत्याग्रह गवर्नमेंट को एक और मौका देता है कि वो पीसफुली कांग्रेस की डिमांड मान लें। सत्याग्रही को एंटी वॉर स्पीच देनी थी। इस एक्ट से वो वॉर के अगेंस्ट अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच की डिमांड करेंगे और अगर गवर्नमेंट उन्हें अरेस्ट नहीं करती है तो इसी स्पीच को जगह जगह जाकर रिपीट करेंगे और गांव से होकर दिल्ली के लिए मार्च करेंगे। इस तरह एक आंदोलन की शुरुआत होती है जिसे दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। इसमें सबसे पहले चुने जाने वाले सत्याग्रही विनोबा भावे थे और दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। मई 1941 तक 25,000 से भी ज्यादा लोगों को इंडिविजुअल सत्याग्रह करने के लिए अरेस्ट किया जाता है। हालांकि ब्रिटिश गवर्नमेंट इसके बाद भी कांग्रेस की डिमांड्स मानने के लिए तैयार नहीं होती, लेकिन जल्द ही ऐसी इंटरनेशनल सिचुएशन बनती है कि उन्हें एक और मिशन इंडिया भेजना पड़ता है, क्रिप्स मिशन। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की सिचुएशन क्रिटिकल होती जा रही थी। 22 जून 1941 को जर्मनी सोवियत यूनियन पर अटैक कर देता है और इसके बाद 7 दिसंबर को जापान पर्ल हार्बर में अमेरिकन फ्लीट पर सरप्राइज अटैक कर देता है। जल्दी ही जापान फिलीपींस, इंडोचाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया और बर्मा पर कब्जा कर लेता है। तेजी से आगे बढ़ते हुए मार्च 1942 में रंगून को ऑक्यूपाई कर लिया जाता है और इस तरह वॉर अब इंडिया के दरवाजे पर पहुंच जाती है। इंडियन लीडर्स को इंडिया के डिफेंस की चिंता होने लगती है। साथ ही वॉर की बिगड़ती सिचुएशन को देखते हुए यूएसए के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, चाइनीज प्रेसिडेंट चियांग काई शेक और ब्रिटेन की लेबर पार्टी के मेंबर्स चर्चिल पर दबाव डालने लगते हैं कि वो वॉर में इंडियंस का एक्टिव सपोर्ट लेने की कोशिश करें। इसलिए ब्रिटिश पीएम चर्चिल मार्च 1942 में कैबिनेट मिनिस्टर स्टैफर्ड क्रिप्स की लीडरशिप में एक मिशन इंडिया भेजते हैं, लेकिन क्रिप्स का प्रपोजल भी इंडियन लीडर्स को निराश ही करता है। उन्होंने अपने प्रपोजल में वॉर के बाद इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देने और कंस्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करने का प्रॉमिस किया था। इस कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को प्रोविंशियल असेंबलीज द्वारा इलेक्ट किया जाना था और प्रिंसली स्टेट्स के केस में मेंबर्स रूलर्स द्वारा नॉमिनेट होने थे। क्रिप्स प्रपोजल में एक प्रोविजन यह भी था कि अगर कोई प्रोविंस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करता तो उसे अधिकार होगा कि वो अपने फ्यूचर स्टेटस को लेकर ब्रिटेन के साथ एक सेपरेट अग्रीमेंट करे। यह प्रोविजन मुस्लिम लीग की सेपरेट स्टेट की डिमांड को अकोमोडेट करने के लिए था। क्रिप्स प्रपोजल के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि जब उन्होंने इसको पहली बार पढ़ा तो वो बहुत डिप्रेस्ड हो गए थे। कांग्रेस डोमिनियन स्टेटस, इंडिया के पार्टीशन और कंस्टिट्यूएंट असेंबली में नॉमिनेटेड मेंबर्स जैसे प्रोविजंस पर ऐतराज जताती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट इनकी इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ इफेक्टिव पावर की डिमांड को भी एक्सेप्ट करने से मना कर देती है और इस तरह क्रिप्स मिशन भी फेल हो जाता है। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि ब्रिटिश पीएम चर्चिल चाहते ही नहीं थे कि क्रिप्स मिशन कामयाब हो। उन्होंने यह मिशन सिर्फ इंटरनेशनल कम्युनिटी में दिखावे के लिए ही भेजा था। क्रिप्स को साफ बोल दिया गया था कि ड्राफ्ट डिक्लेरेशन से अलग वो कुछ भी नहीं कर सकते। बार्गेन और नेगोशिएट करने की इनकैपेसिटी की वजह से ही यह मिशन फेलियर बनता है।
क्रिप्स मिशन के फेलियर ने ब्रिटिश गवर्नमेंट की इंटेंशंस को भी साफ कर दिया था। इंडियन लीडर्स समझ जाते हैं कि अब ब्रिटिशर्स के साथ नेगोशिएशंस का कोई फायदा नहीं है, जरूरत है एक बड़े जन आंदोलन की। क्विट इंडिया मूवमेंट। दोस्तों, क्रिप्स के जाने के बाद गांधी जी ब्रिटिश विथड्रॉल और जापानीज इन्वेजन के अगेंस्ट नॉन वायलेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का रेजोल्यूशन तैयार करते हैं। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में आंदोलन के आइडिया को एक्सेप्ट किया जाता है। इस डिसीजन को अगस्त में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बॉम्बे मीटिंग में रैटिफाई किया जाना था। 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के गोवालिया टैंक में क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास किया जाता है। यहां पर ही गांधी जी करो या मरो यानी डू और डाई का नारा देते हैं। वो कहते हैं कि या तो हम इंडिया को आजाद कर लेंगे या फिर इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे, लेकिन अब अंग्रेजी राज की गुलामी में और नहीं रहेंगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट लेकिन ना तो कांग्रेस से नेगोशिएशन के मूड में थी और ना ही आंदोलन के फॉर्मली शुरू होने का इंतजार करना चाहती थी। इसलिए 9 अगस्त की सुबह ही कांग्रेस के सभी टॉप लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है। कांग्रेस की सभी ऑर्गेनाइजेशंस को भी इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाता है। गवर्नमेंट के इस तरह अचानक अटैक करने से लोगों में इंस्टेंटेनियस रिएक्शन देखने को मिलता है। जैसे ही अरेस्ट की न्यूज फैलती है, बॉम्बे के गोवालिया टैंक में लाखों लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और अथॉरिटीज के साथ क्लैशेस होने लगते हैं। इसी तरह के डिस्टर्बेंसेस 9 अगस्त को अहमदाबाद और पूना में भी देखने को मिलते हैं और 10 अगस्त को दिल्ली, यूपी और बिहार के बहुत सारे शहरों जैसे कि कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी और पटना में हड़ताल्स, पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशंस और प्रोसेशंस किए जाते हैं। इसके जवाब में गवर्नमेंट प्रेस पर प्रतिबंध लगा देती है। इसी बीच कांग्रेस के बहुत से प्रोविंशियल और लोकल लीडर्स जो अरेस्ट होने से बच गए थे, अपने अपने रीजन्स में पहुंच जाते हैं और रेजिस्टेंस ऑर्गेनाइज करने की तैयारी करते हैं। आंदोलन की खबर गांव-गांव तक पहुंचने लगती है। पूरे देश में इसका असर दिखने लगता है। आइए जानते हैं कि पब्लिक किस तरह आंदोलन में अपना योगदान देती है। पब्लिक ऑन रैम्पेज। दोस्तों, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान लोग सिंबल्स ऑफ अथॉरिटी को अटैक करना शुरू करते हैं। पुलिस स्टेशंस, पोस्ट ऑफिसेज, कोर्ट्स, रेलवे स्टेशंस जैसी जगह पर कब्जा करना शुरू कर देते हैं। पब्लिक बिल्डिंग्स पर नेशनल फ्लैग फहराया जाता है। रेलवे ट्रैक्स उखाड़ दिए जाते हैं। टेलीग्राफ लाइंस को कट कर दिया जाता है और कई जगह ब्रिजेस उड़ा दिए जाते हैं। कई जगह पर सत्याग्रहीज के ग्रुप्स तहसील जाकर खुद को अरेस्ट करा लेते हैं। पूरे देश में स्टूडेंट्स स्कूल्स और कॉलेजेस की हड़ताल कर देते हैं और इलीगल पत्रिकाज का डिस्ट्रीब्यूशन करने लगते हैं। अहमदाबाद, बॉम्बे, जमशेदपुर, अहमदनगर और पूना में वर्कर्स हड़ताल शुरू कर देते हैं। जन आंदोलन बहुत ही तीव्र और उग्र होने लगता है। इसे सप्रेस करने के लिए सरकार अपना पूरा जोर लगा देती है। पुलिस और मिलिट्री को अनआर्म्ड क्राउड्स पर फायरिंग का ऑर्डर दे दिया जाता है। यहां तक कि लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट से मशीन गन भी चलाई जाती हैं। गांव के लोगों को हॉस्टेजेस बना लिया जाता है। उनके ऊपर करीब 90 लाख रुपए तक का फाइन इंपोज कर दिया जाता है। लोगों की बिलोंगिंग्स को लूटकर फाइन मौके पर ही वसूल भी किया जाता है। सस्पेक्ट्स पर कोड़े बरसाए जाते हैं और गांव वालों के भाग जाने पर पूरे के पूरे गांव को ही जला दिया जाता है। 1942 के एंड होने तक 60,000 से भी ज्यादा लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है। इस तरह की ब्रूटल रिप्रेशन की वजह से स्ट्रगल का मास फेज 6 से 7 हफ्तों के अंदर ही खत्म कर दिया जाता है। इसके बाद शुरुआत होती है अंडरग्राउंड एक्टिविटीज की। अंडरग्राउंड एक्टिविटी एंड पैरेलल गवर्नमेंट्स। दोस्तों, गवर्नमेंट के रिप्रेशन की वजह से बहुत से नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड हो जाते हैं और वहीं से अपनी एक्टिविटीज जारी रखते हैं। इसके प्रोमिनेंट मेंबर्स अच्युत पटवर्धन, अरुणा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया, सुचेता कृपलानी, बीजू पटनायक, आरपी गोयनका और जेपी नारायण जैसे लीडर्स थे। बॉम्बे में उषा मेहता अंडरग्राउंड रेडियो ऑपरेट करती हैं। ये लोग लोगों के मोराल को बनाए रखने का काम करते हैं। पूरे देश के एक्टिविस्ट्स को गाइडलाइंस के साथ आर्म्स और एम्यूनिशन भी प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ क्विट इंडिया मूवमेंट का एक सिग्निफिकेंट फीचर पैरेलल गवर्नमेंट्स की एस्टैब्लिशमेंट था।
पहली पैरेलल गवर्नमेंट अगस्त 1942 में ईस्ट यूपी के बलिया में प्रोक्लेम की गई थी। इसके लीडर चित्तू पांडे थे। 17 दिसंबर 1942 को बंगाल के मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में तामलुक नाम की जगह पर जतिया सरकार एग्जिस्टेंस में आती है। यह सितंबर 1944 तक चलती है। महाराष्ट्र के सतारा में मिड 1943 में प्रति सरकार ऑर्गेनाइज की जाती है। यह सबसे लंबे समय तक चलने वाली पैरेलल गवर्नमेंट थी। 1945 तक ये काम करती है। इसको लीड कर रहे थे वाई.बी. चौहान और नाना पाटिल जैसे लीडर्स। आइए अब इस आंदोलन में मास पार्टिसिपेशन के एक्सटेंट को समझते हैं। एक्सटेंट ऑफ मास पार्टिसिपेशन। दोस्तों, क्विट इंडिया मूवमेंट में बहुत बड़े स्तर पर मास पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, पूरे देश के लोग इस आंदोलन में अपने अपने तरीके से योगदान देते हैं। आंदोलन में यूथ, स्पेशली स्टूडेंट्स, सबसे आगे नजर आते हैं। इसके साथ ही विमेन भी कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन में अपनी भागीदारी निभाती हैं। वर्कर्स और पेजेंट्स के सहयोग के बिना तो आंदोलन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगर पॉलिटिकल पार्टीज की बात की जाए तो मुस्लिम लीग इस आंदोलन का विरोध करती है। हिंदू महासभा भी क्विट इंडिया का बॉयकॉट करने का डिसीजन लेती है। लेकिन इसके बाद भी मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन हमें इस आंदोलन में नजर आता है। साथ ही आंदोलन के दौरान किसी भी तरह के कम्युनल क्लैशेस भी नहीं हुए थे। कम्युनिस्ट पार्टी भी आंदोलन को ज्वाइन नहीं करती, क्योंकि सोवियत रशिया पर जर्मनी का अटैक हो चुका था। इसलिए कम्युनिस्ट्स वॉर में ब्रिटिश का सपोर्ट करने लगते हैं। इंपीरियल वॉर उनके लिए पीपल्स वॉर बन जाता है। हालांकि पर्सनल लेवल पर बहुत सारे कम्युनिस्ट लीडर्स आंदोलन का सपोर्ट भी करते हैं। इस तरह क्विट इंडिया मूवमेंट में सोसाइटी का ऑलमोस्ट हर सेक्शन पार्टिसिपेट करता है और ब्रिटिशर्स को यह एहसास दिलाते हैं कि इंडियंस की विशेस के अगेंस्ट अब इंडिया को रूल करना पॉसिबल नहीं है। इस आंदोलन में आम लोगों का हीरोइज्म भी देखने को मिलता है। लीडरशिप के अभाव में और गवर्नमेंट के ब्रूटल रिप्रेशन के बाद भी वो आंदोलन को मरने नहीं देते। कंक्लूजन। दोस्तों, क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद यह साफ हो गया था कि आजादी को ज्यादा देर तक इंडियन से दूर नहीं रखा जा सकता। ब्रिटिश गवर्नमेंट समझ गई थी कि अगर फिर से ऐसा एक मूवमेंट होता है तो ब्रिटिशर्स के लिए रिप्रेस करना पॉसिबल नहीं होगा। आगे आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि किस तरह ब्रिटिशर्स पावर ट्रांसफर करने की तैयारी करते हैं।